गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में हम लोग हिंदी फर्स्ट का जो हमारा चैप्टर थर्ड है, चैप्टर थर्ड जो हम लोग जूम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, उसी का हम लोग आज इसी चैप्टर को आज हम समझेंगे। चैप्टर थर्ड है रुचियों का ज्ञान भान। ठीक है, कि हमारी जो रुचि होती है बेटा, ठीक है, हम जो पढ़ते हैं या फिर जो हम समझते हैं, जैसे हमारे पास में एक दो कोई सब्जेक्ट आ गए, अब हम उन सब्जेक्ट में रुचि लेकर पढ़ते हैं और थोड़े समय बाद में हमें पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उनमें से हमें रुचि किस में है, हमारा इंटरेस्ट, हमारी दिलचस्पी किस में है। तो इसी के आधार पर ये चैप्टर है बेटा, और इसके लेखक है लाल कृष्ण आडवाणी, जो आपको इस इमेज में दिख रहे हैं। आपने इनको काफ़ी बार टीवी में, न्यूज़ में या फिर न्यूज़पेपर में, इन सभी जगहों पर आपने इनको देखा होगा। तो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी है कौन। ठीक है, अब देखिए इनका जो जन्म है 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म कहाँ पर हुआ था बेटा? कराची में 1927 में हुआ था। और सन 1999 को इनको सर्वोत्तम सांसद के पुरस्कार से, आपको पता है संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो उनमें उस समय उनको क्या 1999 में सर्वोत्तम या फिर सर्वोच्च सांसद के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। वे लोकसभा और राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं। ठीक है, 4 बार वे लोकसभा के और 6 बार वे राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। और जब उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की बचपन से, जब तो वो थोड़े बड़े हुए तब उन्होंने शिक्षा लेना शुरू किया, पढ़ाई करना शुरू किया, तो धीरे धीरे उनको पता चला कि उनकी जो रुचि है, जैसे चैप्टर के नाम से ही प्रतीत है, रुचियों का ज्ञान भान, अर्थात लाल कृष्ण आडवाणी को बचपन में जब थोड़े समय बाद वो बुक्स पढ़ने लगे, तो जब जैसे जैसे वो बड़े हुए बेटा, तो उनको पता चला कि उनकी जो रुचि है वो किस में है, अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में उनकी रुचि है। ठीक है, अब आ जाते हैं चैप्टर के ऊपर। अब देखिए चैप्टर हमने देखा है कि उनका जन्म 8 नवंबर 1927 को हुआ, अर्थात जब हमारा भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। जब हमारा देश आज़ाद नहीं होता उससे पहले की ये बात है। तो सन 1942 में, ठीक है, 1942 में आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन, अर्थात हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन था, भारत देश आज़ाद नहीं था। उस वक्त उन्होंने कहाँ पर एडमिशन लिया था? एक कॉलेज में एडमिशन लिया। ठीक है, 1942। लेकिन उस वक्त क्या स्थिति थी? लोग जो थे, हमारे देश की जनता या हमारे देश को जो स्वतंत्र कराना चाहते थे, स्वतंत्रता सेनानी, उस समय उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। और जब इन्होंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया तो उस वक्त स्थिति यही थी कि वहाँ पर लोग हड़तालें कर रहे थे, देश को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी ऐसे प्रयत्न कर रहे थे, जिस वजह से शहर में जो स्थितियाँ थी, अर्थात शहर की जो स्थिति थी वो कैसी थी? अशांत थी। अर्थात अशांत होने के कारण क्या हो रहा था? कॉलेज भी, ठीक है, कॉलेज भी जो है वो क्या, कॉलेज भी क्या सुचारू रूप से, सुचारू का अर्थ क्या होता है? निरंतर जो सही तरीके से जो चल रहे होते हैं। जैसे हमारा अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो कोविड के समय अभी क्या हो रहा है? अपने स्कूल जो है वह सही ढंग से, सुचारू रूप से, जो नॉर्मल तरीके से जो चलनी चाहिए वैसे नहीं चल रही है। उसी प्रकार 1942 में भी भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो कॉलेज जो थे वह सुचारू रूप से नहीं चल रहे थे। तो लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त क्या करते थे? जब कॉलेज तो सही नहीं चल रहे थे तो वे क्या करते थे? पुस्तकालय में, अर्थात लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाते थे और वहीं पर पढ़ते पढ़ते ही अपना समय व्यतीत करते थे, लाइब्रेरी में बैठे रहकर। और वहाँ पर अपनी पुस्तकें, इतनी पुस्तकें थी, वो उनके बारे में, उनमें रुचियाँ थी, उपन्यास थे, कई ऐसे लेख थे जो उनको पढ़ लेते थे। फ्रेंच के भी थे, हमारे इंडिया के से संबंधित भी थे, दूसरे जो लेखक थे, दूसरे लेखकों के लेख हैं, उपन्यास हैं, उनको वे पढ़ते थे और लाइब्रेरी में अपना समय व्यतीत करते थे। और लेकिन उनके जो दूसरे जो मित्र थे वो क्या करते थे? इधर उधर भटक कर अपना समय व्यतीत कर देते थे, वेस्ट कर देते थे। वो पुस्तकालय में बुक्स को पढ़ते थे। तो उन्होंने आगे लिखा कि ये बुक्स जो मैंने अपने किशोर अवस्था में या फिर अपनी युवा अवस्था में पढ़ी, उनका मुझे आगे आने वाले जीवन में, ठीक है, उन सारे बुक्स का नॉलेज मुझे आगे आने वाले जीवन में बहुत ही प्राप्त हुआ। आगे गाइड करने के लिए उन्होंने बुक्स में जो जो पढ़ा, आगे उनको मार्गदर्शन के लिए वो सारी बुक्स काम में आई। ठीक है, अब देखिए वो अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं
कि मुझे सबसे ज़्यादा शौक क्या था, क्रिकेट की कमेंट्री सुनना। ठीक है, उस वक्त भी क्रिकेट की कमेंट्री था, रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री चलती थी। लोग इतने समर्थवान नहीं थे कि वो अलग अलग जगहों पर जाकर मैच देखे। तो लोग क्या करते थे, रेडियो के द्वारा क्या सुनते थे, कमेंट्री सुनते थे। लेकिन उस वक्त, ठीक है, उस वक्त जो कमेंट्री करते थे वो कौन थे बेटा, वे थे ए.एस. तलियार खान। ठीक है, ए.एस. तलियार खान जो थे उस वक्त कौन थे, कमेंटेटर थे, जो उस समय जो टेस्ट मैच होते थे, एक दिवसीय है या फिर जो सामूहिक मैचेस होते थे, उनकी क्या करते थे, वे सब क्रिकेट कमेंट्री करते थे। और कमेंट्री के साथ में वो सारा आंखों देखा हाल वो हम लोगों को सुनाते थे। उनकी आवाज़ जो थी बेटा कैसी थी, बहुत ही जादुई थी। अर्थात लोग उनकी आवाज़ को, उनकी कमेंट्री सुनकर इतने आकर्षित हो जाते थे कि वो कहीं पर भी वो अपना सारा काम छोड़कर उनकी आवाज़ सुनने में लग जाते थे। और उनकी आवाज़ से कौन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, लाल कृष्ण आडवाणी। इसलिए इनका नाम उन्होंने अपने इस चैप्टर में उन्होंने लिया है। ठीक है, वे देखिए अब जब जैसे जैसे वे बड़े हुए तो वे टेस्ट मैच भी देखने जाते थे। कई बार एक आध बार उन्होंने बताया कि मैंने स्कूल अपनी बंक की और मैंने एक दिवसीय मैच जो था, जो भारत और पाकिस्तान, जो हिंदू टीम और मुस्लिम टीम का, जिस प्रकार हमारे अभी भी नॉर्मल भी ऐसा होता है कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है तो लोग सभी कुछ काम धाम छोड़कर चले आते हैं उस मैच को देखने, कमेंट्री सुनने। तो उस वक्त भी यही उत्साह था। तो ये चीज़ इस चैप्टर के अंदर बताई गई है। और तलियार खान की आवाज़ जो थी उससे वे इतने प्रभावित थे तो वे उसका विश्लेषण करते थे, विवरण करते थे, अर्थात सोचते थे, समझते थे और फिर उसकी क्या करते थे, नकल निकालते थे। ठीक है, चैप्टर में दे रखा है कि वो उनकी आवाज़ की नकल निकाल कर अपने दोस्तों का मनोरंजन करते थे। मतलब अपने जीवन के बारे में उन्होंने पूरी चीज़ें बताई है कि उनको क्या पसंद था, कहाँ पर वे जाते थे, उन्होंने शिक्षा ग्रहण कहाँ पर की, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। एक दिन एक अपने जीवन की उन्होंने घटना बताई कि जब वे हैदराबाद में थे। ठीक है, हैदराबाद उस वक्त कहाँ पर था, सिंध में था, जो अभी पाकिस्तान का भाग है। तो जब वे हैदराबाद में थे तो उन्होंने अपनी दादी के साथ में क्या की, एक शरारत की। क्या शरारत की कि गर्मी का मौसम था। ठीक है, गर्मी का मौसम था और पारा अर्थात क्या होता है, जो तापमान था वो क्या था, बहुत ही ऊंचा चला गया था। अर्थात बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस समय वहाँ पर। ठीक है, उस समय वहाँ पर क्या थी, बहुत ही गर्मी थी। दोपहर में क्या कर रही थी, दादी जो थी झूले में झूल रही थी, झूले में सो रही थी, पंखा हिला रही थी। उस वक्त पंखा हिला रही थी, मतलब एक पंखा जो पता ही होगा आपको, हाथ में लेकर जो झूला जाता है, हवा ली जाती है, तो वो अपने को खुद को ठंडक देने के लिए क्या कर रहे थे, वो सो रहे थे। और धीरे धीरे उनको क्या आ गई, नींद आ गई। और नींद आते आते जैसे नींद आई तो वो मतलब हल्के से बड़बड़ाने लगे, मतलब उनकी नींद क्या हो गई, गहरी हो गई। तो उनका हाथ जो था अर्थात जिस हाथ में वो पंखा हिला रही थी पंखी, वह रुक गई। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या किया बेटा, मतलब बच्चे ही थे वो, किशोर अवस्था थी, तो उन्होंने एक शरारत कर ली अपनी दादी के साथ में। पंखा उनके हाथ से लेकर दातुन होती है जिससे हम लोग ब्रश करते हैं, जैसे नीम की टहनी है, इस प्रकार की जो टहनी होती है वो, तो उन्होंने क्या किया, उस टहनी को, पंखा तो हाथ से निकाल दिया और वो जो टहनी थी अपनी दादी के हाथ में दे दी। तो जैसे ही दादी धीरे धीरे टहनी से हिला रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनको क्या गर्मी महसूस होने लगी, तो उनकी आँख खुल गई क्योंकि उनके हाथ में क्या थी, दातुन थी। तो ठंडक ना मिलने के कारण उनकी नींद खुल गई और वे उठ गई। और जैसे ही उठी तो वे अपने पोते पर अर्थात लाल कृष्ण आडवाणी पर बहुत ही गुस्सा हुई और बहुत ही नाराज़ हो गई। लेकिन थोड़े समय बाद में, या थोड़ी ही देर बाद में आडवाणी जी ने अपनी क्या किया, अपनी दादी से अपने इस कृत्य का अर्थ क्या होता है बेटा, जो उन्होंने यह काम किया था, अर्थात जो उन्होंने ये काम किया था उससे उन्होंने क्या किया, उनसे माफ़ी मांगी। ठीक है बेटा, तो उन्होंने जब अपनी दादी से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी तो दादी ने उनको माफ़ कर दिया। अब थोड़ा समय बीतता गया, जैसे जैसे वे बड़े हुए तो उन्होंने अपने जीवन की एक और घटना बताई कि कराची में जहाँ पर वे रह रहे थे या फिर जहाँ पर उनकी स्कूल थी, वहाँ पर क्या होता था कि जैसे आसपास में जहाँ पर भी थोड़ी सी या फिर थोड़ा सा ही मौसम ख़राब होने पर क्या हो जाता था, विद्यालय की छुट्टी
कर दी जाती थी। स्कूल प्रबंधक पहले ही ये घोषणा कर देता था कि आज मौसम खराब है, आप विद्यालय नहीं आओगे, ठीक है। पहले ही हल्की सी फुहार पर भी क्या हो जाता है, कराची में क्या हो जाता था बेटा, हल्की फुहार आने पर भी अवकाश घोषित कर दिया जाता था कि आज छुट्टी है। लेकिन आडवाणी जी क्या कहते हैं कि मुझे स्कूल से घर पर बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वे 2 किलोमीटर दूर अब उनका स्कूल था, तो वे स्कूल जाते, रोज़ जिस प्रकार स्कूल जाते थे वो उसी प्रकार 2 मील दूर अपने स्कूल जाने के लिए जब वे निकलते थे तो उनको क्या लगता था, उनको ये चीज़ पता थी कि जैसे ही मैं विद्यालय जाऊंगा तो बोर्ड पर क्या लिखा होगा, बड़ा सा लिखा होगा कि आज विद्यालय की छुट्टी है। और किस कारण छुट्टी है, क्योंकि वर्षा होने के कारण। ये चीज़ उनको पता होती थी, लेकिन तो भी वे जाते थे अपने आँखों को या अपने शरीर को सुख पहुँचाने के लिए कि हाँ चलिए आज मैंने गलती या मैंने कुछ आज गलत नहीं किया। मतलब शिक्षा के प्रति या फिर पढ़ाई के प्रति उनके दिमाग में ये पूरी इसी प्रकार की रुचि थी कि मुझे विद्यालय जाना ही है, ठीक है। तो ये चैप्टर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू।